नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है कि पेट में जलन होती है, दवाइयां लेते हैं, आराम आ जाता है, हमने जांच करी तो सब नॉर्मल है, यहाँ तक कि सोनोग्राफी और एंडोस्कोपी भी कराई, वो भी नॉर्मल आई। ये सवाल कई लोगों के मन में आता है कि जब पेट में जलन का मतलब यही है कि सूजन होगी या छाले होंगे या हो सकता है अल्सर भी हो, लेकिन जब हम जांच कराते तो एंडोस्कोपी तो नॉर्मल आ गई है और जलन हो रही है। बिल्कुल सही सवाल है कि अगर जलन है और दवा से आराम पड़ रहा है फिर भी एंडोस्कोपी नॉर्मल है तो क्यों है। देखिए, एक बहुत बड़ा सबसेट है पेशेंट्स का। कंडीशन को जब ऐसा मान लें कि आप थोड़ा लंबे समय से एसिडिटी से, जलन से, पेट के फूलने से, भारीपन से परेशान हैं और आपने सारी जांच की, दवाइयां ली, जांचें नॉर्मल हैं, दवा से आराम आता है पर दवा नहीं छोड़ पा रहे हैं, दवा खाते रहना पड़ रही है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ये कंडीशन बहुत क्लासिफाइड है, इसको हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया बोलते हैं और ये मेडिकल साइंस में पूरी तरह से एक एक्सेप्टेड अलग डिसऑर्डर माना जाता है। और इसका डायग्नोसिस ही वैसे तो क्लिनिकल भी बन सकता है, पर बेसिक टेस्ट इसमें किए जाते हैं, रूटीन चेकअप, हेल्थ चेकअप, सोनोग्राफी। और अगर जलन बहुत ज़्यादा है तो जैसे हम इंडिया में हैं, यहाँ कुछ और इन्फेक्शन, एच पाइलोरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, चीज़ें रहती हैं, या हम पेन किलर्स ले रहे हैं या स्ट्रेस बहुत है, तो इन सब चीज़ों के कारण एंडोस्कोपी एडवाइस की जाती है। अगर अलार्म सिम्टम्स आ रहे हैं कि कहीं भूख नहीं लग रही है, वेट लॉस हो रहा है या कभी एनीमिया आ गया है, तो इसका कारण तो ढूंढा जाता है। पर अगर एंडोस्कोपी भी नॉर्मल है तो ये मान के चलें, अगर सारे टेस्ट ठीक हैं, आप हेल्थ वाइज ठीक हैं, बट परेशानी बार बार आ रही है, तो ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया में डिफाइन होती है। फंक्शनल मतलब ये है कि प्रॉब्लम है, इसका मतलब नॉर्मल टेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ बीमारी नहीं, बीमारी है, पर बीमारी को डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये मोर ऑफ अ डिसऑर्डर यहाँ 2-3 तरह से होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके डॉक्टर डेफिनेटली इन्फेक्शन को रूल आउट करते हैं। जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है इंडिया में, तो वो कई तरह से, जैसे अगर एंडोस्कोपी हुई तो उसमें से सैंपल लेके कंफर्म कर सकते हैं, स्टूल टेस्ट में कर सकते हैं, या आपको ब्रेथ टेस्ट भी एडवाइस कर सकते हैं फॉलोअप में। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन एक है जिस पे ध्यान जाना चाहिए। अगर वहाँ से चीज़ें नॉर्मल है और एच पाइलोरी भी नहीं है तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ जो बोला जाता है ब्रेन गट डिस्टर्बेंस है, हाइपर सेंसिटिविटी है। ये हाइपर सेंसिटिविटी के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि आज की तारीख में जो बहुत कॉमन है वो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या साथ में आप ये बोल सकते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि स्लीप पैटर्न गड़बड़ हो रहे हैं बार बार। तो ये चीज़ें मैंने देखा है बहुत कॉमन है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी कि पूरे दिन भर बंद है, कमरों में कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, सन एक्सपोजर तक नहीं हो। एक और चीज़ देखेंगे कि विटामिन डी, विटामिन B12, ये सब की बहुत कमी आ रही है लोगों को। तो ये डिस्पेप्सिया के कारण भी होता है। आपका अगर लाइफस्टाइल है जो हम भाग दौड़ में लगे हुए हैं, अगर हम आधे घंटे भी बाहर निकल के नहीं घूम पा रहे हैं, धूप में नहीं जा रहे हैं, हम ग्राउंड्स में अपनी जो सिंपल सी चीज़ है कि ब्रिस्क वॉक या रनिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफस्टाइल कहाँ पहुँच गई है। या तो हम एसी रूम्स में बैठे हुए हैं, या हम एसी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, या हम एसी मॉल में घूम रहे हैं, हम एसी ट्रेन में, हर जगह एसी चाहिए हमको, हम नेचुरल हवा में जा ही नहीं रहे हैं, या हम नेचुरल सन एक्सपोजर ले ही नहीं रहे हैं, हमें अगर एक्सरसाइज करनी तो वो भी हम एसी जिम में कर रहे हैं। तो ये सब गलत है एक्चुअली। यहाँ पे समझना ये है कि हमें अपना जो लाइफस्टाइल को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम ये सब चीज़ें ठीक रखे हुए हैं कि भाई एच पाइलोरी भी नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, फिर में एसिडिटी हो रही है, तो इसको फिर हम हाइपर सेंसिटिविटी मानते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी में कई चीज़ें होती हैं। ये जनरली मोटिलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें हम ये विटामिन डेफिशिएंसीज देखते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो उसके बाद फिर हम आगे कुछ डिफरेंट मेडिसिन हमें देनी होती है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, ये भी कारण बनते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया के। स्मोकिंग डेफिनेटली, निकोटीन जो टोबैको है, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये डिस्पेप्सिया करता है, तो इसको भी बंद करना होगा। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी है तो अगर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप से है कि आपके सेंसेशंस थोड़े से इस तरह से हैं कि सेंसिटिव हो गए हैं, तो यहाँ पे फिर पीपीआई काम नहीं करती। जो दवाइयाँ जो मोस्ट कॉमन एसिड की होती हैं उनको पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं, जो कई नामों से आती है और लोग जनरली उसको यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और रिलीफ भी करती हैं। अभी पीकैप करके और नई दवाइयाँ आ गई हैं। उसके पहले H2 ब्लॉकर्स थे, एसिलॉक वगैरह, सब बहुत कॉमनली खाते थे, वो आज भी इफेक्टिव हैं, पर कब तक खाते रहेंगे, ये सवाल सभी का होता है। तो कब तक खाने के लिए हमें जो रिस्क फैक्टर्स है उस पर काम करना होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी, जैसे पेन किलर्स लोग बहुत कॉमनली लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोन रहती हैं आपको एसिडिटी कराने के लिए, तो पेन किलर्स नहीं लेना चाहिए। दूसरी भी कुछ मेडिसिन हैं, आपके डॉक्टर्स बेहतर बताएंगे कि आप क्या क्या ले रहे हैं, उसमें से कौन सी दवाइयाँ डिस्पेप्सिया करती हैं, वो हमें बंद करनी होती हैं। फिर आजकल आप देखेंगे कि वेट
मोटापा, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बहुत कॉमन है। और ये सब चीज़ें मिलके आपके जो फैट बढ़ता है उससे एसिड यानी मोटिलिटी जो है वो गड़बड़ होती है। यानी जो हम खाना खा रहे हैं उसको जो आगे बढ़ना चाहिए वो आगे प्रॉपर नहीं बढ़ता, तो ब्लोटिंग, पेट का भारीपन, ये सब चीज़ें आता है जो डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है। तो शुगर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे भी एसिडिटी बनती है। तो आपको समझना ये है कि जांचों में अगर ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी और एंडोस्कोपी नॉर्मल आती है फिर भी एसिडिटी हो रही है तो उसके कई कारण होते हैं। ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहलाता है। इसमें मोटिलिटी या डिस्ट्रेस या हमें ढूंढना होता है कि कुछ टेस्ट होते हैं, पेशेंट का पूरा क्लिनिकल डिटेल लेना होता है, उससे हमें कुछ फाइन डिटेलिंग के साथ कुछ फैक्टर्स पकड़ में आते हैं, हम उस पर काम करते हैं। पेशेंट की काउंसलिंग लगती है, कुछ डिफरेंट दवाइयाँ भी देनी होती है, सिर्फ एसिड की दवाइयों से काम नहीं बनता है। कभी कभी हमें उसमें डिफरेंट मेडिसिन भी देनी होती है, प्रोकाइनेटिक्स हैं, जैसे अगर चाल गड़बड़ है उसे ठीक करना होता है। तो ये सब चीज़ों पर हमें काम करना होता है। तो सवाल बहुत वैलिड है। जांचों में एंडोस्कोपी भी नॉर्मल आई पर एसिडिटी, तो क्या करें? कुछ मैंने इंसाइट आपको दिया है। कुछ और अनकॉमन कॉजेज भी हो सकते हैं, वो मुझे लगता है इस वीडियो के परव्यू के बाहर हैं। वो डेफिनेटली आपके डॉक्टर्स ही आपको समझाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनके जवाब दे सकूँ। नमस्कार।